सर जी क्या है कि 22 साल हमने सहारा इंडिया के काम किया था। जी। हाँ, काफी लोगों के पैसे हमारे माध्यम से जमा हुए थे कंपनी में। तो पहले तो कंपनी ने बोला कि हम ये इंटरेस्ट देंगे, और दिया भी, बहुत दिनों तक दिया भी। लेकिन जब सब घरों में उस लेवल की लायबिलिटीज आई तो इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। ये कागजों में ही कंपनी को चलाना चाह रहे थे कि हम कागजों में ही कंपनी को चला लेंगे। जी। समय से पूर्व ये लोग चाहते थे कि हम समय से पूर्व ही लोगों का री इन्वेस्ट करके उनके घर में दूसरे पेपर पहुंचा दें और पुराने पेपर इनके वापिस जमा करवा दें। जी। हमने 15 सितंबर 2017 को क्यू शॉप का इन्होंने लिस्ट जारी किया था, तो हमने उसका विरोध किया। तो उस विरोध के एवज में हमें ये सजा मिली कि हमें संस्था से बाहर कर दिया गया। ये हमारे अनिल कुमार रॉय जी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है सहारा इंडिया में इन्होंने 22 वर्ष काम किया। 22 वर्ष काम करने के बाद आज ये बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं। 2017 में जैसा कि कंपनी ने में एक प्रचलन रहा है कागजों का बदलना, नए बॉन्डों में पुरानी स्कीमों को परिवर्तन करना। सुनिए इनकी दर्द, इनकी पीड़ा। जी। 31/1/2018 को जो अपने सुब्रत राय जी हैं, जिन्हें परम पूजनीय सहारा श्री जी बोला जाता है, उससे उनका संबोधन किया जाता है। उनके द्वारा हिंदुस्तान के सभी ब्रांचेस, सेक्टर, रीजन, हर जगह लेटर एक जारी हुआ था। उसमें उन्होंने यही लिखा था कि सभी गलती हमारे मतलब जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं लोगों की है। उनके वजह से ही मतलब ये कंपनी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है। मतलब जो कि उनका जो ऑर्डर हुआ वो काम नहीं हुआ अगर, तो कंपनी डिस्टर्ब हो रही है। हमने भी सुझाव में एक चीज बोला था कि सर जो लोग भी हैं उनको पैसा चाहिए, कागज में कोई भी कंपनी के साथ जुड़े रहना नहीं चाह रहा है। सभी मेंबरों की आवाज हमने पहुंचाई थी, लेकिन हमारे उस लेटर को कहीं डस्टबिन में डाल दिया गया होगा, और उस लेटर के माध्यम से कंपनी ने कहीं भी ना नीचे लेवल पे ना ऊपर लेवल पे कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, और हमें संस्था से बाहर कर दिया गया। 2019 को 22/2019 को हमें निष्कासित कर दिया गया और 4 लाइन का लेटर जारी कर दिया गया कि आपने अनुशासनहीनता किया है। तो हमने तो ये भी पूछा था कि अगर हमने अनुशासनहीनता 22 साल में हमने अनुशासनहीनता नहीं किया और 22 साल बाद हमारी अनुशासनहीनता अगर कंपनी को समझ में आई, कौन सा कंपनी का सिस्टम है। हमने ये भी जो नीचे लेवल पे जितने भी अधिकारी हैं, वो चाहे सेक्टर मैनेजर हो, ब्रांच मैनेजर हो, रीजनल मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, जोनल हेड हो, सभी को हमने ये बात बोली, लेकिन उनका मतलब कोई भी हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने यहाँ तक बोला सहारा श्री और ओपी साहब बहुत बड़े आदमी हैं। हमने उनको ये भी बोला कि अगर वो बड़े आदमी हैं तो आसमान में भी अगर प्लेन क्रैश होता है तो जमीन पे ही आके गिरता है। हमने उनसे ये शब्द भी बोला था। और अगर बड़े व्यक्ति वो हैं तो उन्हें बोलना कि अपना शमशान आसमान में बनवा लेंगे तो हम समझेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत बड़े आदमी हैं। हमने ये भी बोला था। हमने ये भी बोला था कि खाताधारी ये पूछ रहे हैं कि सहारा श्री ने अपने बच्चों की शादी में जो पैसा खर्च किया था 5,000 करोड़ रुपए, वो पैसा कहाँ से आया। तो हमें गलत समझा गया, क्योंकि वो तो खाताधारियों की आवाज थी ना, वो हमारी आवाज नहीं थी, क्योंकि हम तो शुरू से ही कंपनी के हिसाब से चल रहे थे। कंपनी जो बोलती थी वो करते थे जी। लेकिन हमारे ऊपर कहीं भी सर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। और मेरा पर्सनल 29 अकाउंट, मेरे घर का खुद का मेरा 22 अकाउंट है, कई लाखों लाखों रुपए, और मेरा 22 साल का पूरा हिसाब है। जबकि कंपनी में ये बोला गया था कि सब लोग कार्यकर्ता वर्ग से ही हैं, कंपनी में कोई किसी का कोई हिस्सा भी नहीं होगा और कहीं कोई इस पे दावा भी नहीं कर सकता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसी शादी सहारा श्री जी ने की थी अपने बच्चों की, वैसी शादी संस्था में किस कार्यकर्ता और किस अधिकारी के बच्चों की शादी हुई है। हमें तो ये भी जवाब चाहिए सहारा श्री जी से, और हमने लेटर के माध्यम से जानना चाहा था, लेकिन हमें इसका जवाब नहीं मिला। जी। तो आज जो लोग जो पूरे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं कि कम से कम 15 करोड़ डिपोजिटर का पैसा जमा है, और उस घर के कम से कम 60 करोड़ लोग, पूरे हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या इस वजह से परेशान है। और अगर इसका निराकरण गवर्नमेंट नहीं करती है तो ये समझिए कि एक तरह से जो प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, इस सहारा को लेकर के इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं लोगों को झेलना पड़ेगी कि जैसे आज कोरोना हुआ या कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, तो उस तरह की आज स्थिति बन गई है पूरे देश। तो आपकी तकलीफ, आपका दर्द हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान से सहारा इंडिया के निवेशकों की आवाजें आ रही हैं। हमारा ये कहना है सर जी कि ये तकलीफ और दर्द जो है ना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आवाज को सुनने वाला व्यक्ति विशेष, आज सरकार से भी हमारा निवेदन है कि सरकार 42 साल इस कंपनी को चलाने के बाद, 42 साल चलाने के बाद अगर इस कंपनी में कोई ऐसी गलती है तो हर गलती की सजा एक निर्धारण होनी चाहिए कि इसकी ये सजा होनी चाहिए, और उसको फाइनल करके लोगों की दर्द को खत्म किया जाए। लेकिन हमें ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये कौन सा गलती हुआ है जिसका ये 10-12 साल से अभी तक इसका निराकरण नहीं हुआ।
जो मतलब आज सुप्रीम कोर्ट हुआ या लोअर कोर्ट हुए जितने भी, और छोटे छोटे लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, और जो मेन लोग हैं वो आराम से घूम रहे हैं, ऐसो आराम कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई कहीं सुनवाई हो रही जी, है। सहारा इंडिया का एजेंट, सहारा इंडिया का कार्यकर्ता अभी तक समाज में अपराधी की तरह जीवन जी रहा है। जिस कार्यकर्ता ने सहारा इंडिया के लिए तन मन के साथ काम किया और उनके कारोबार में उन्नति में सहभागिता दिलाई, उस सहारा इंडिया की करतूतों की वजह से आज सहारा इंडिया का एजेंट अब करता दर दर की ठोकरें खा रहा है। निवेशकों से भी गालियां मिल रही हैं, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है, सरकार व्यवस्था ठीक करने के लिए कोई कदम उठाती हुए नजर नहीं आ रही, न्यायालयों से तारीख पर तारीख लगती जाती है, लेकिन निवेशक के लिए कोई भी ऐसी खुशखबरी खबर नहीं आई। 2022 पूरा गुजर गया, 2021 गुजर चुका। पिछले 5 वर्षों से सहारा इंडिया का एजेंट और निवेशक सरकार की ओर, शासन प्रशासन की ओर, जिम्मेदार अधिकारियों की ओर, न्यायालयों की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि हमारे पक्ष में एक कोई खुशखबरी हमें सुनाई जाएगी, भुगतान दिलाने के लिए कोई सरकार कदम उठाएगी। लेकिन ना ही सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा, ना ही सेबी के द्वारा, ना किसी भी प्रकार की अभी कोई राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया जिससे निवेशकों का भुगतान मिलना सुनिश्चित हो सके। जी अनिल कुमार रॉय जी। सर जी, हमारे हमारे तरफ से एक और निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जिसको गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है, और आज भी जैसे कि आप सोचिए, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इतनी बैंकें काम कर रही हैं। कल को इन बैंकों में ये सब कुछ होगा तो कहने का मतलब उसका जिम्मेदार कौन? तो या तो गवर्नमेंट को सब कुछ राष्ट्रीयकृत रखना चाहिए कि कल को ना गवर्नमेंट को परेशानी हो और ना गवर्नमेंट के अधीन जो लोग हैं उनको परेशानी हो, ऐसा भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देश के आम मजदूर, आम नागरिक की क्षति नहीं होनी चाहिए। आजादी के संघर्ष करने वाले दीवानों ने आज हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए इसलिए नहीं योगदान दिया था कि हमारी सरकारें उस देश के नागरिकों के खिलाफ कोई काम करेंगी। उनका मूल भाव था कि हमारे अपने लोग जब सत्ता में होंगे, देश के विकास में, देश के योगदान में, आम नागरिक के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए योगदान किया जाएगा। लेकिन यहां तो ठीक उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। आम नागरिकों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। सरकार को सिर्फ धन से मतलब है, पैसे से मतलब है। कंपनियां हड़प ली जाती हैं, कंपनियों की प्रॉपर्टी सीज कर ली जाती हैं, सालों साल गुजर जाते हैं, पब्लिक को कोई पैसा रिटर्न नहीं होता। ये ऐसा पीएससीएल के मामले में एक ताजा उदाहरण आप लोगों को देखने को मिल सकता है। पीएससीएल एक बहुत बड़ी कंपनी थी, सेबी के द्वारा उस कंपनी को आज बैन कर दिया गया, उसके डायरेक्टर वगैरह निर्मल सिंह मंगू जेल में है। लेकिन 5 वर्ष से अधिक हो जाने, 2015 से सेबी के साथ पीएससीएल का विवाद आज दिन तक सॉल्यूशन नहीं हो सका, कोई निदान नहीं हो सका। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए, या तो कंपनियों को रजिस्टर्ड ही नहीं करना चाहिए, लाइसेंस नहीं देना चाहिए पब्लिक से पैसा उठाने के लिए। क्योंकि यदि सरकार की मंशा है लोग पैसा निवेश करें, पैसा बचाएं, तो सरकार पंजीकृत यदि लाइसेंसों को करती हो तो समय पर ऑडिट कराए उस कंपनी का। कम से कम निवेशक की कोई गलती, या कम से कम सहारा में काम करने वाले एम्प्लॉय एजेंट की कोई गलती यहां नहीं है। हम दूसरे कॉलर को लेना चाहेंगे, इसके बाद अनिल कुमार राय जी आपको पुनः एक बार जोड़ेंगे। आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा चैनल के माध्यम से हम लगातार पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट हमारे साथी जुड़ रहे हैं जी। आपके चैनल से ये सरकार से पुनः आग्रह है कि इस समस्या का निदान जल्दी से जल्दी करके जितने भी हिंदुस्तान में पीड़ित हैं उनके समस्या का समाधान किया जाए, उनका भुगतान करवाया जाए। क्योंकि सरकार अगर चाहे तो मैं आपसे ये गारंटी बोलता हूँ कि 1 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान का भुगतान हो सकता है। जब इतना बड़ा 135 करोड़ लोग जब वोट डालने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, वो कोई साल भर नहीं लगता है, पूरे 12 महीने 365 दिन नहीं लगते वोट डालने में। वो एक दिन में पूरे हिंदुस्तान का चुनाव अगर हो सकता है तो 1 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान का भुगतान भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सिस्टम अगर ये हो जाए कि नहीं आज हमें इस काम को करना और कराना है तो वो जरूर होगा जी। तो ये सर हमारा निवेदन है, और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं हो इसके लिए गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाना चाहिए कि हम प्राइवेट को चलने ही नहीं देंगे। जो भी चलेगा राष्ट्रीयकृत चलेगा, प्राइवेट चलेगा ही नहीं। क्योंकि प्राइवेट आज 40 साल बाद, 42 साल बाद अगर उसकी गलती को देखी जा रही है तो उसकी गलती को करने के लिए गवर्नमेंट के भी कहीं ना कहीं वो सिस्टम जवाबदार है जो यहाँ तक उसने गलती किया।
और गलती की सजा कंपनी के डायरेक्टरों को दी जानी चाहिए, ना कि गलती की सजा आम जनमानस, आम पब्लिक को दी जानी चाहिए। मेरा यही मानना है। वही चीज सर मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि जो छोटे तबके के लोग हैं जिन्होंने 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए जोड़ करके उस पैसे को, मैं अपनी बात बताऊं, मैंने 5,000 रुपए जमा किया था 14 साल में, 35,000 रुपए हुआ, लेकिन वो 35,000 रुपए मैं नहीं निकाल पाया कि चलो ठीक है 6 साल बाद और निकाल लेंगे, लेकिन वो 6 साल बाद निकालने कौन जाए, उसके पहले उसका सब कुछ खत्म हो गया। जी, आज कहने का मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति उसका मालिक बन के बैठ गया कि नहीं, उस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पैसे का मालिक एक आदमी को बिना के बिठा दिया गया कि नहीं वही आदमी उसका मालिक है, तो फिर ये कैसी हमारी व्यवस्था है, कैसी कानून व्यवस्था है, कैसी सिस्टम है, ये चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है सर। जी। तो आपके यहाँ वर्तमान में क्या स्थिति है? कोई ऑफिस खुल रहे हैं, ऑफिस बंद है? नहीं सर, ऑफिस का तो खैर कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि आज मैनेजर को ही जेल में डाल दिया जाता है। आपने कौन से ब्रांच पे काम किया था? जेल में डाल दो। और हम तो खैर 4 साल से बाहर ही हैं, तो हमें इतना कुछ लोकल लेवल पे नॉलेज नहीं है कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है। किसी से बात होती है तो ही मालूम पड़ता है कि भैया ये आदमी अंदर चला गया है। जी। तो ये दिक्कतें हैं सर, और ये ऐसा नहीं है कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया होगा, कितने खाताधारियों ने सुसाइड किया होगा, कितने कार्यकर्ता ने सुसाइड किया होगा, उसकी कोई गिनती कोई नहीं बता सकता है कि ये इतने लोगों ने सुसाइड किया होगा इस कंपनी के। जी, मेरा भी यही बार बार कहना रहता है कि पैसे जान से बड़े नहीं होते हैं। पैसे, यदि सरकार को पैसे से अगर मोहब्बत है, प्रेम है, जीएसटी और वसूले, इनकम टैक्स के बहाने सरकार जितना दमन कर सकते हैं पब्लिक के साथ करे, लेकिन आम मजदूर, आम पब्लिक का पैसा जो सहारा इंडिया में निवेशित है, उसका एक हिस्सा और बड़ी धनराशि सेबी के द्वारा बताया गया कि ब्याज सहित 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इतनी बड़ी धनराशि यदि वो पब्लिक के बीच में पहुंच जाएगी, देश के डेवलपमेंट में या भी काम आएगी, लोगों को से रोजगार प्राप्त होगा, लोगों का पैसा यदि पब्लिक तक पहुंच जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो उस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी जीवन में करेगा, जिसका सीधा प्रभाव देश की व्यवस्था पर पड़ता है, देश के लिए खुशखबरी आती है। तो 25,000 करोड़ के अलावा 25,000 करोड़ के अलावा सहारा के पास बहुत बड़ा एक एम्पायर है, विदेशों तक सहारा की संपत्तियां फैली हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को यदि लगता है कि सहारा के द्वारा कोई फ्रॉड किया गया है, गलत काम किए गए हैं और कानूनों का उल्लंघन किया गया है, तो सहारा को अपने अधिकृत लेकर, सहारा ठीक है, सरकार के द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं जारी की जाती हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, लाखों करोड़ों हजार करोड़ों रुपए किसानों को दिया गया 6-6 हजार रुपए के माध्यम से, पेंशन के नाम पे, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास, उज्ज्वला, ऐसी तमाम योजनाएं सरकार के द्वारा आम जनमानस के कल्याण हेतु चलाई जाती हैं। तो क्यों नहीं एक सहारा के डिपॉजिटर, सहारा के इन्वेस्टर के लिए एक योजना सरकार के द्वारा लागू किया जाए कि सहारा इंडिया से हम वसूली करते रहेंगे, उनकी संपत्तियों को कब्जा में करके नीलामी जब होनी होगी एक प्रक्रिया के तहत करते रहेंगे, लेकिन निवेशकों की धनराशि, सहारा के निवेशकों की धनराशि तत्काल एक ऐसा फंड, एक ऐसा खाता सरकार के द्वारा जारी किया जाए जिससे तत्काल निवेशकों का भुगतान दिलाना सुनिश्चित हो। और उसमें भी बहुत बड़ी धनराशि सरकार के पास ऑलरेडी, कोई व्यवस्था नहीं करनी है, 25,000 करोड़ रुपए सरकार के पास पड़े हुए हैं, उससे भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। धीमे धीमे ही सही सहारा की संपत्तियों को नीलाम करिए, नीलाम नहीं कर सकते तो अपने अधिग्रहण में लीजिए, उनको सरकारी संपत्तियां घोषित कीजिए। सहारा इंडिया परिवार जिसे कहा जाता है, ये सुब्रत राय के पिताजी की संपत्ति नहीं, ये पब्लिक का पैसा है, आम जनमानस का पैसा है। इसमें 13 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, इसमें 13 करोड़ डिपॉजिटर हैं। सहारा रियल एस्टेट का जो मामला, सहारा हाउसिंग का जो मामला था, उसमें सेबी का कहना है कि हमें निवेशक ढूंढे हुए नहीं मिल रहे हैं। देखते हैं, नेक्स्ट कॉलर है, उनसे बात करते हैं क्या कहना है हम। हेलो हेलो। हेलो जी भैया, नमस्कार। हाँ नमस्कार भैया, बताइए। सर, ये आपका ये यूट्यूब में चल रहा है कार्यक्रम? जी 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 चल रहा है। सर, मेरा 35 लाख रुपया लगा है सारा इंडिया। कहाँ से बात कर रहे हैं? हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल। नैनीताल से बात कर रहे हैं। 35 लाख रुपए सहारा में डिपॉजिट है। सहारा में एजेंट हैं आप? सहारा में एजेंट है। 3291 मेरा कोड है, 1741113291। नाम है योगेंद्र पाल सिंह। तो आपका खुद का पैसा सहारा में कितना जमा है? मेरा खुद का ही है, मैं एजेंट भी हूँ, मेरा किसी ने लगा, मैंने खुद ही अपना पैसा खुद लगाया है और में लगा है। पब्लिक का पैसा भी आपने जमा कराया है?
ना ना, किसी और का नहीं है। एक मेरे भाई का, वो भी 35,000 है, बाकी सब मेरा ही है। अच्छा, तो कौन सी स्कीम में आपका पैसा जमा है सहारा की? MIS, मंथली इनकम स्कीम। नहीं, कौन सी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है या कोई हाँ कौन सी? हाँ, क्रेडिट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, क्यूसॉप भी है। ये पहले रियल एस्टेट और हाउसिंग में था, इन्होंने रातों रात चेंज कर दिया। जी। 2008 से है मेरे पास कोड। 2008 में पैसा आपने कब जमा कराया था सहारा में? 2008 में। तो सहारा में आपने 2008 में पैसा जमा कराया गया, और क्यूसॉप में आपका कब परिवर्तन किया गया? ये जब इनका सेबी से विवाद हुआ, रातों रात तो हुआ। सेबी के साथ जब इनका विवाद हुआ तो आपके बॉन्ड को सहारा रियल एस्टेट से उठा के आपके हाँ बॉन्ड को सहारा क्यूसॉप में पलट में कन्वर्जन कर दिया गया। हाँ। अच्छा, आप वर्तमान में ऑफिस जाते हैं तो क्या कहा जा रहा है? ऑफिस खुला हुआ है, ऑफिस बंद है, क्या बताया जा रहा है? बंद रहता है, एक आदमी रहता है बस, आनंद सिंह बस। अच्छा, तो आपने किस प्रकार का अभी तक भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रयास किया? मैंने FIR करा रही है, CRC में लिखा है। पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी, सीआरसी के लिए आपने कंप्लेंट भेजा है, कोई सीआरसी से उत्तर मिला आपको? नहीं। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से यदि सरकार आपकी बात को सुन रही है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार क्या हम ये कहना चाहते हैं, जैसे आम कानून, इस देश में दो कानून नहीं चलेंगे, एक ही कानून चलेगा। मैंने आपने अगर लोन लिया तो गवर्नमेंट का हमारी कुर्की हो जाती। जी। हमें रातों रात उठा लिया जाता। जी। ये कुर्की हो गए, एक एक पैसा ब्याज ना भी दे, मूलधन तो हर, प्रिंसिपल अमाउंट तो हर हाल में वापस करना पड़ेगा, चाहे जी। इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये जी। हमारा अपना पैसा, मेरी अपनी जमीन का पैसा है। जी। हाँ। तो आपका क्या जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है भुगतान नहीं मिलने के कारण? जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? ये 22 मार्च 2022 को जो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई, जब से यहाँ इनका लेना देना बंद था। पहले लेना देना होता था तो पैसे आने पे 8-10 हजार रुपए मेरे को मिल जाता था उस समय, 22 मार्च तक। जी। हाँ, उसके बाद तो से इस फिर मामले में क्या आप देखते हैं, सहारा इंडिया की कोई गलती देखते हैं या सरकार की गलती देखते हैं, दोनों की गलती देखते हैं? क्या गलती देखते हैं आप, या कोई एजेंट की गलती देखते हैं, क्या गलती है? एजेंट की गलती नहीं है इसमें, दोनों। हेलो। 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 हाँ, चारों की गलती है। सुब्रत राय की भी, सेबी की भी, केंद्र सरकार की भी, और सुप्रीम कोर्ट की भी। जी। तो क्या गलती आपको नजर आती है? सरकार की गलती क्या नजर आती है? सुब्रत राय की, सहारा इंडिया की क्या गलती नजर आती है? सरकार की गलती यह थी, सरकार जब वो पटना हाईकोर्ट ने इसको अरेस्ट वारंट दिया था, तो वो अरेस्ट करने के लिए दिया था, तो अरेस्ट कैंसिल कैसे हो गया हो? जी। ये आप बताइए। और जब हम लोग वहां लखनऊ में जाते हैं तो पुलिस कैसे आ जाती है, डंडे मार के कैसे भगा देती है, कैसे उसको वहां वो रहना, जब जिसने करोड़ों अरबों रुपया देश के लोगों को देना है, तो चैन से कैसे रह रहा है, पैरोल में कैसे है वो? इतने हार्ड माँ के खत्म में इतना समय हो गया, पैरोल में कैसे है? जी। हाँ। तो आपको लगता है यदि उनकी पैरोल खत्म हो जाए तो निवेशकों का भुगतान मिल सकता है? ना ना, पैरोल से हमें नहीं है। अब हम चाहते कुर्की होए पर हमारा पैसा दे। ये सीधे सीधे मन से तो देने से रहा, उसके यहाँ पर कार्रवाई होगी। जब कुर्की होगी, ये जेल के अंदर होगा। इसके दोनों लड़कों को विदेश से बुलाया जाए। ये दोनों पति पत्नी OP श्रीवास्तव तो छोड़ चुके हैं, DK श्रीवास्तव, चौधरी, जो भी अभी की सरकार, अंकुर चौधरी, अशोक राय चौधरी, सबको पहले अंदर किया जाए। जी। इनके बड़े डायरेक्टर है, फिर ये न्यूट्रल वो बनाते जजोगी, या कोई भी व्यवस्था करके DM के माध्यम से या इनके ऑफिस के माध्यम से पेमेंट दिलाई जाए। जी, ये हमारे भाई साहब जो है नैनीताल से बात कर रहे हैं। इनका लाखों रुपए सहारा में डिपॉजिट है, खुद में एजेंट हैं। इनके सामने स्थिति ये हो गई, सीआरसी इन्होंने कंप्लेंट भेजा। इनका कहना है कि लखनऊ जाती है तो हम डिपॉजिटरों को रोकने के लिए पुलिस आगे आ जाती है, लेकिन सहारा इंडिया के जो सुब्रत राय हैं और बाकी के डायरेक्टर हैं वो कैसे ऐश कर रहे हैं, पब्लिक का पैसा रख के वो कैसे चैन से रह रहे हैं। इनकी ये तकलीफ है कि पैरोल पे
जो व्यक्ति मां के निधन पे के बाद बाहर आया था, वो व्यक्ति आज दिन तक कैसे पैरोल पे घूम रहा है, इतने सालों की पैरोल कैसे हो सकती है। तो इनका न्यायिक व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है, सरकार पे भी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के करोड़ों जनमानस की समस्या को, पूरे हिंदुस्तान की जो समस्या है सहारा इंडिया की, इससे आधी आबादी तकरीबन तकरीबन परेशान है। मैं इसलिए कहता हूं ये हमारा डाटा नहीं है, संसद के माध्यम से सरकार ने बताया था कि सहारा के 13 करोड़ डिपॉजिटर विभिन्न स्कीम्स, विभिन्न कंपनियों में अपना धन पैसा निवेशित किए हैं और उनका भुगतान नहीं मिल रहा है। ये भारत सरकार का आंकड़ा है। जब 13 करोड़ डिपॉजिटर, 13 करोड़ इन्वेस्टर का भुगतान समय उपरांत नहीं मिल रहा है, तो उनके घरों में 2-2, 4-4, 5-5 सदस्य भी रहते हैं। वो उन सदस्यों के जीवन पर भी वो पैसा नहीं मिलने के कारण अब कोई समझिए किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 20 लाख, इतना पैसा लोगों का जमा है, जिससे एक नया रोजगार प्राप्त किया जा सकती है, जिंदगी में एक ऊंचाई प्राप्त की जा सकती है, अच्छा मकान बनवाया जा सकता है, अच्छा भवन खरीदा जा सकता है, एक बीमारी को यदि किसी को है तो अपना इलाज कराया जा सकता है, बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। कहीं ना कहीं वो पैसा निवेशक तक वापस जिस दिन आए, उस दिन से इस देश की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा उछाल